तो लद्दाख में जब से हार हुई है पीएलए की, तब से जी न्यूज लगातार आपको बताता रहा है कि कहीं ना कहीं चीन कोशिश कर रहा है, साजिश रच रहा है एक नया फ्रंट खोलने की। वो नया फ्रंट अरुणाचल भी हो सकता है और वो नया फ्रंट नेपाल बॉर्डर पर भी हो सकता है। वहीं लद्दाख में हार के बाद अरुणाचल में अब पीएलए की साजिश का खुलासा हुआ है। अरुणाचल के पास एलएसी पर चीन की सेना सक्रिय है। एलएसी पर 6 इलाकों में चीन ने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। अपर सुबानसिरी के असापिला, लोंगजू, बीसा और माझा में तनाव है। चीन ने अरुणाचल के बीसा में एलएसी के पास सड़क भी बना ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो वहां पर लगातार बना रहा है। भारतीय सेना चीन की चुनौती का जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। 6 विवादित क्षेत्रों में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के 4 ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर सेना को सतर्क रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन का अतिक्रमण चरित्र। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। लद्दाख में हारा चीन, अरुणाचल में भी हारेगा। चीन कभी भरोसे के काबिल नहीं रहा, वो हर मोर्चे पर साजिश रच रहा है। एक बार फिर चीन ने अपना विश्वासघाती चरित्र दिखाया है। गलवान और पैंगोंग में चीन को पराजय मिली तो शी जिनपिंग की सेना नए मोर्चे पर तनाव पैदा करने में जुट गई। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन की नई साजिश की पोल खुल गई है। सूत्रों के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन पार्टी यानी पीएलए ने अरुणाचल सीमा पर अपनी मूवमेंट बढ़ा दी है। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय शूरवीरों से मात खा चुका चीन अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर रहा है। जवाब में भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है। और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह भी हमने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। यानी पश्चिमी सीमा पर पिटने के बाद चीन पूरब में षड्यंत्र का जाल बुन रहा है। खास बात यह है कि चीन की सेना की गतिविधियां उन इलाकों में विशेष रूप से देखी जा रही हैं जहां 1962 में दोनों देशों की सेना के बीच संघर्ष हुआ था। सूत्रों के मुताबिक 1962 के युद्ध के समय के 6 विवादित इलाकों में और 4 संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चीन अपर सुबानसिरी जिले के असापिला, लोंगजू, बीसा और माझा में तनाव के हालात पैदा करने की कोशिश में है। खबर है कि चीन ने एलएसी के पास बीसा में एक सड़क भी तैयार कर ली है। चीन की इस नई साजिश से एक बार फिर साबित होता है कि उसकी कथनी और करनी कभी एक नहीं हो सकती। चीन एलएसी पर तनाव घटाने का दावा करता है, लेकिन उसका रवैया आक्रामक है। लेकिन चीन की किसी भी हरकत से निपटने के लिए हिंद की सेना पूरी तरह तैयार है। चीन की चुनौती से निपटने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। चीन पूरे असापिला सेक्टर पर अपना दावा करता है। असापिला रणनीतिक रूप से अहम इलाका है। इस पर नियंत्रण करके चीन भारत पर दबाव बनाने की साजिश में है। लेकिन बेहद ऊंचाई पर स्थित असापिला सेक्टर में सर्दियों में चीन की सेना यहाँ टिकने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। चीन को लगता है कि सर्दियों के मौसम में ऊंची चोटियों पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए ठहरना आसान नहीं है, लेकिन ठंडे मोर्चे पर भारतीय सैनिकों की जबरदस्त तैयारी है। गर्मी में चीन के गुरूर को हिंद की सेना ने गर्त में मिलाया है। अब सर्दी में हिसाब पूरा करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल ही कैसे खबर आई थी कि दिल्ली में जासूसी की वो साजिश रच रहा है, अरुणाचल में साजिश एक नई तरीके से कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी साजिश क्या है, मैप के जरिए आपको बता देते हैं कि दरअसल कहां का, अरुणाचल के कौन से हिस्से पर तनाव पैदा करने की वो कोशिश कर रहा है। 4 विवादित इलाकों के नाम आपको बताते हैं। आसापिला, लोंगजू, बीसा और माचा, ये है अपर सुबानसिरी जिले में स्थित है। ये यहाँ चीन ने एलएसी के पास एक रोड भी बना ली है। चीन पूरे असापिला सेक्टर पर अपना अधिकार जताता है और इसको लेकर के काफी विवाद है। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण मोहन, आपने इन इलाकों को देखा है, थोड़ा सा और बताइए। ये असापिला, बीसू, लोंगजू इलाका है, वैसे वो मैप में अपनी तरफ दिखाता रहा है, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। पिछले कुछ दिनों से हलचल काफी देखी गई है। क्या ये रिपोर्ट्स हैं? देखिए, अरुणाचल प्रदेश को अगर आप देखें तो जहां से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा शुरू होती है, वहां से लेकर आप ईस्ट की तरफ
चलते चले जाएं तो कई ऐसे जगह हैं जहां पर विवाद है। तवांग सेक्टर सबसे आपको वेस्ट में मिलेगा, वहां पर बुमला, लुंगरुला, सुंदरोंगचू जैसी जगह हैं जहां पर विवाद है। उसके बाद मध्य में अगर आप आएंगे तो अलोंग का जो पूरा का पूरा रास्ता है जो किप्तू तक जाता है, वहां चीन की गतिविधियां हैं। ये जहां पर अभी जो चर्चा चल रही है कि चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं, असाफेला, फिशटेल 1, फिशटेल 2, ये 3 जगह सबसे ज्यादा विवादित रही हैं। लॉन्गजू भी एक दूसरी जगह है जहां पर विवाद रहा है। फिशटेल 1, फिशटेल 2 एक ऐसी जमीन का टुकड़ा है जो भारत के अंदर तक आता है, मछली की पूंछ जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम फिशटेल 1 और फिशटेल 2 रखा गया। यहीं पर असाफेला भी है। इन सारी जगहों पर विवाद रहा है। चीन लद्दाख से भारतीय सेना का दबाव कम करने के लिए कहीं पर भी ऐसी चीजें शुरू कर सकता है। लगातार हम लोग ये बातें कह रहे हैं, लगातार विशेषज्ञ ये बातें कह रहे हैं। वो जगह हिमाचल प्रदेश का कौरिक सेक्टर हो सकती है, उत्तराखंड का बाराहोती हो सकती है, वो जगह सिक्किम हो सकती है, नॉर्थ सिक्किम हो सकती है, नाथुला के पास की कोई जगह हो सकती है, डोकलम के पास की जगह हो सकती है, अरुणाचल प्रदेश में फिशटेल हो सकती है, असाफेला हो सकती है, तवांग सेक्टर हो सकता है। क्योंकि चीन दूसरा मोर्चा जरूर खोलेगा, ऐसा लोगों का मानना है कि दबाव घटाने के लिए और भारतीय सेना की जो तैयारी है उसको अलग अलग जगहों पर बिखेरने के लिए, थिनिंग ऑफ द आर्मी जिसको कहते हैं कि धीरे धीरे एक जगह पर जो तैनाती है उसको दूसरी जगहों पर बिखेरा जाए, तो चीन दूसरा मोर्चा ऐसा खोल सकता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से अभी चीन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की और मूवमेंट की ही खबरें आई हैं, कहीं से किसी ट्रांसग्रेशन या आगे बढ़ने की खबरें अभी तक नहीं आई हैं। लेकिन अरुणाचल में भी कहानी वही है जो यहाँ लद्दाख में थी कि कुछ साल पहले से जो चीजें शुरू हुई वो अगर बहुत पहले शुरू हो जाती तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो जाता। चीन ने का जो द ग्रेट ईस्टर्न हाईवे है उसकी फीडर रोड्स जो हैं वो LAC तक आती हैं, यानी भारतीय सीमा तक आती हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कुछ साल पहले तक सड़कों की हालत बहुत खराब थी। हालांकि अब उनको बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है, टनल्स बन रही हैं जिससे कि पूरी सर्दियां कनेक्टिविटी बनी रहे। लेकिन चीन की तरफ से ऐसी हरकत किसी और मोर्चे पर होना, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि कभी भी वो हो सकती हैं चीजें। चीन दूसरे मोर्चा खोल सकता है कभी भी। सचिन, ठीक है, अब हमारे साथ SP सिन्हा साहब भी मौजूद हैं। सर, क्योंकि एंटिसिपेटेड था, कृष्ण मोहन मिश्रा कह रहे हैं जैसे कि भारत की फौज जानती है कि चीन की चालबाजी कहीं ना कहीं, भले वो बाराहोती सेक्टर हो या अरुणाचल में अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं आएगी। कारण क्या है सर? सर्दियां आ रही हैं, ईस्टर्न लद्दाख पर उसका कब्जा लगभग छूटता चला जा रहा है, या फिर इसके पीछे, इस चालबाजी के पीछे क्या मकसद, क्या उसका? देखिए, पहला चीज ये है कि चीन की जो दृष्टि है कि हिंदुस्तान के जमीन को हथियाओ और फिर बार्गेनिंग टेबल पे उस 2 कदम आगे 1 कदम पीछे के स्ट्रेटजी में और जमीन जोड़ो, और जब वो जमीन हमारा हथियाता है तो वो फिर बार्गेनिंग के पोजीशन में बहुत साउंड विकेट पे, बहुत मजबूत विकेट पे हो जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपको समझने की जरूरत है कि चीन की जो बेसिक स्ट्रेटजी, ग्रैंड स्ट्रेटजी है, 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रेटजी, पाम है तिब्बत और फिंगर्स हैं सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तीसरी बिंदु जो महत्वपूर्ण है कि चीन, देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करता है। मिलिट्री में एक टैक्टिक्स है कि आपका डाइवर्सनरी टैक्टिक्स, कि आपका ये उद्देश्य है पॉइंट फीचर A को जीतने का, तो आप फीचर B और C में हरकत दिखाइए ताकि ध्यान वहां बैठे और फिर फीचर A पे फिर आप अपना सफल हो जाइए। ये डाइवर्सनरी टैक्टिक्स है। जिस तरह से चीन जो कंप्लीट 3488 किलोमीटर LAC है चीन के साथ, वो 3 सेक्टर में बांटा जा सकता है। वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न है जम्मू कश्मीर लद्दाख, सेंट्रल है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, और ईस्टर्न सेक्टर है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीन की जो स्ट्रैटेजी है कि कीप शिफ्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कभी वेस्टर्न से सेंट्रल में आओ, सेंट्रल से ईस्टर्न में आओ, वापस वेस्टर्न में जाओ। ये उसकी रणनीति है ताकि हिंदुस्तान गेसिंग, इंडियन आर्मी जो है गेसिंग गेम में रहे कि अब थ्रस्ट कहाँ आएगा। देखिए, जहां थ्रस्ट बिल्डअप करता है वहां हमारी ट्रुप्स बिल्डअप होती है। तो यदि थ्रस्ट शिफ्ट होगा अरुणाचल प्रदेश में, तो हमारी जो इंडियन आर्मी की पूरी स्ट्रेंथ है उसको मद्देनजर रखते हुए, डिविजन्स की जो स्ट्रेंथ है उसको मद्देनजर रखते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा तो शिफ्ट होगा, अटेंशन, ध्यान थोड़ा सा तो बटेगा। ये चीन की स्ट्रेटजी है। एक और बिंदु है कि विंटर के पहले जितना हथियाना हथिया लो। दूसरा एक और बात है कि जो चीन की हमेशा से सोच रही है कि LAC को पश्चिम दिशा में पुश करो, चाहे वो लद्दाख हो, पैंगोंग सो हो, डेस्पांग हो, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हो, गलवान हो, जो LAC है पश्चिमी दिशा में शिफ्ट। क्या ये चीन की अपनी सुनिश्चितता है या फिर चीन को लगता है कि नहीं, वो जैसी पहली स्ट्रेटजी अपनाता रहा है वैसी स्ट्रेटजी अपनाता रहेगा, भारत रिटेलिएट नहीं करेगा?
देखिए चीन जो है समझता है कि हिंदुस्तान अभी भी पैसिव स्टेट है, ये नहीं बात है। लेकिन प्रेसिडेंट जी पूरी तरह समझता है कि आज का हिंदुस्तान बहुत सशक्त हिंदुस्तान है, लेकिन वो थेथर देश है, शेमलेस है, लाज शर्म नहीं है। उसको थप्पड़ लगता है, फिर भी वो अपने प्रतिक्रिया में, सोच में लगा रहता है कि कहीं तुक्का लग गया तो फिर मोदी जी की छवि खराब होगी और हम बार्गेनिंग टेबल पे बहुत ही स्ट्रांग विकेट पे होंगे। देखिए चीन की जो मेजर ग्रैंड स्ट्रैटेजी है वो आपको समझने की जरूरत है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, सलामी स्लाइसिंग, जोंगुआ का मतलब कि चाइना पूरे विश्व का पावर का केंद्र बिंदु हो, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। मियांजी मतलब फेस सेविंग। प्रेसिडेंट जी बहुत ही चिंतित रहते हैं अपने छवि से। ऐसा कोई चीज जिससे उसका छवि खराब होता है उससे वो घबरा जाते हैं। दूसरा एक चीन का स्ट्रेटजी है FFYW, फैंफी यूवी फिलॉसफी। इसका मतलब है कि आप अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत ही आक्रामक रूप से हासिल करने की कोशिश करो, और यही है जो FFYW का जो स्ट्रेटजी है जो हम अब अरुणाचल में देख रहे हैं कि अग्रेसिव तरीके से वो अरुणाचल को तो वो। और दूसरा एक और भी है ना सर, दूसरा जो आप लगातार ये कहते रहे कि वो हमेशा उसकी कोशिश ये रही है कि पीछे से आता है, यानी कि कहीं ना कहीं कायरता वाला रूप जो है वो अपनाता है। ऐसा नहीं कि सामने से कोई फ्रंट खोलता है फिर उसके बाद उसका मुकाबला करता है, क्योंकि कायर चीन आमने सामने की लड़ाई में भारत का सामना उसे मालूम है कि वो कर नहीं सकता, इसलिए पीठ पीछे आता है। चीन भारत के खिलाफ जासूसी करके संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने की भी साजिश रच रहा है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। चीन की एक और साजिश का हुआ खुलासा। भारत के खिलाफ चीन की एक और चाल फेल। चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स के पकड़े गए जासूस। भारत की गोपनीय जानकारियां चीन को देता था एक पत्रकार। जी हां, ये सच है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने राजीव शर्मा नाम के एक पत्रकार को गिरफ्तार किया। राजीव शर्मा से पूछताछ में दिल्ली पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पूछताछ और जांच के आधार पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि पत्रकार राजीव शर्मा ने चीनी खुफिया को संवेदनशील जानकारी दी। इस मामले में एक चीनी महिला और उसके नेपाली सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान पता चला है कि चीनी महिला किम शी शेल कंपनियों के जरिए अभी तक राजीव शर्मा को 40 लाख रुपए खुफिया जानकारियां मुहैया करवाने के एवज में दे चुकी है। पूछताछ में पता चला है कि राजीव शर्मा डोकलाम और गलवान में मौजूद भारतीय सेना से जुड़ी अहम जानकारियां चीनी सरकार के मुखौटे अखबार ग्लोबल टाइम्स को दे रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर ये पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि देश की रक्षा से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को वो कब से जुटा रहा था, उसने कौन कौन से दस्तावेज चीन के अखबार को दिए हैं। सुरक्षा एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी है कि उसे ये दस्तावेज किसने दिए हैं। LAC पर लगातार भारत से शिकस्त खा रहा चीन लगातार नई चालबाजी कर रहा है, लेकिन उसकी हर चालबाजी को सेना हो या सुरक्षा एजेंसी लगातार विफल बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृष्णमोहन मिश्रा, मुझे याद पड़ता है कि आप अगर ये कहते हैं कि आज से पहले 62 से हम बात करें तो आज से पहले इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली, कम से कम LAC की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति भी देखने को नहीं मिली कि वो हर फ्रंट खोलने को तैयार है। वो ट्विटर पर जासूसी कर रहा है। कल एक जासूस पकड़ा गया ग्लोबल टाइम्स को, वो यहाँ पर लगातार तमाम VVIPs हैं और तमाम जर्नलिस्ट हैं, उनकी जासूसी कर रहा है। दरअसल चीन चाहता क्या है, इस स्ट्रेटजी को कैसे देखा जाए? चीन को मालूम है कि यही एक आखिरी फ्रंट है, वो जितना प्रेशर टैक्टिक्स कर सकता है वो कर लिया जाए, उसके बाद शायद ही फिर उसे मौका मिले। ये क्या है? सचिन, ये चीन के पुरानी रणनीति है, पुराने दांव पेच हैं। इंटेलिजेंस यानी जासूसी के काम में चीन हमेशा बहुत आगे रहा है। 1962 की लड़ाई के दौरान कहते हैं कि जो कोर कमांडर जनरल कॉल थे वो जब तवांग के मोर्चे पर गए थे तो जो पोर्टर उनको लेकर जा रहा था वो चीनी जासूस था। ऐसी भी कहानियां आती हैं। हर जगह उनके जासूस होते थे जो उनको खबर देते थे। वो जासूस तेजपुर में भी होते थे, असम में भी होते थे, लद्दाख में भी होते थे, हिमाचल में भी होते थे, जम्मू कश्मीर में भी होते थे। इस मामले में चीन हमेशा बहुत आगे रहा है। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में हमेशा बहुत ज्यादा आगे रहा है चीन। 1962 की लड़ाई से पहले भी वो सैनिकों के बीच में प्रोपेगेंडा फैलाता था, बहुत सारी उसके प्रचार माध्यम थे। अब वो प्रचार माध्यम और ज्यादा डेवलप हो गए हैं। अब ट्विटर है, फेसबुक है, दूसरी चीजें हैं, यूट्यूब है, इस किस्म की बहुत सारी दूसरी चीजें जिनका इस्तेमाल वो करेगा। ये वक्त ऐसा है कि जिस वक्त चीन हर वो कोशिश करेगा कि वो कम से कम भारत के खिलाफ कोई चीजों का इस्तेमाल कर सके, प्रोपेगेंडा कर सके, माहौल उसके अपने पक्ष में बना सके, भारतीय सैनिकों को डिमोरलाइज कर सके। इस किस्म की हरकतें वो बार बार करता रहेगा। एक और
घटना मैं आपको बताऊं कि गलवान, जिसका नाम हम अभी सुन रहे हैं, 1962 में सबसे लंबी घेराबंदी गलवान पोस्ट की चली थी, जो कि जून में शुरू हुई थी और अक्टूबर में खत्म हुई थी, जब फाइनल चीन ने हमला करके उस चौकी को तबाह किया था। वहां गोरखा सैनिकों का एक प्लाटून था, तो चीनी लाउड स्पीकर लगाकर पूरे वक्त गोरखाली में गोरखा सैनिकों को ये समझाते थे कि ये तो भारत और चीन का मसला है, नेपाल, आप नेपाल के नागरिक हैं, आप आखिरकार भारतीय सेना की तरफ से क्यों लड़ रहे हैं। इस किस्म का प्रोपेगेंडा वो फैलाता था। 1967 में जब नाथुला के पास भारत और चीन की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें चीन बहुत बुरी तरह पिटा था, उस समय भी गोरखा सैनिकों को भड़काने की कोशिश चीन ने की थी। तो इस किस्म की चीजें, इस किस्म की टैक्टिक्स, चीन की इसमें महारत हासिल है और अब वो पंजाबी गाने करेगा। बहुत बार चीजें सुनेंगे। पहले देखिए पंजाबी गाने बजा रहा था, तो कुल मिलाकर के जिसे कहते हैं कि एक करैक्टर होता है, एक फौज का एक करैक्टर होता है, वो करैक्टर कहीं ना कहीं कम से कम पीएलए का तो एक करैक्टर है नहीं, जो कभी देखा नहीं गया है। वो सामदान नंदबेद नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी आतंक की सेना होती है, वो किसी भी तरीके का कोई भी जो है दाव पेच इस्तेमाल कर लेती है। हम क्यों कह रहे हैं कि चीन की सिक्सर साजिश है, एक बार ये जरा देख लीजिए। क्योंकि एक तरफ गलवान में वो आया, पीछे की तरफ से आया, भारत ने गलवान के पराक्रम का जवाब किस तरीके से दिया, गलवान में कैसे पराक्रम करके और खदेड़ दिया चीन की सेना को, उसकी फ्रस्ट्रेशन है। ब्लैक टॉप पर, स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर भारत का कब्जा है। फिंगर 4 की जितनी रणनीतिक ऊंचाइयां हैं उस पर भारत का कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश में वो कोशिश कर रहा है, जिसको वो पहले तो कहता रहा है मैप के माध्यम से कि मेरी लैंड है, विवादित है, लेकिन उसे मालूम है कि भारत जो है ये भारत की लैंड है, भारत अपना दावा छोड़ेगा नहीं, इस कारण से वो साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी वो ऐसी कोशिश कर रहा है और भारत नेपाल बॉर्डर पर भी यही कोशिश कर रहा है। एसपी सिन्हा सर, इसको कैसे फिर देखा जाए? क्योंकि एक फौज का कैरेक्टर होता है, वो सामने आकर के लड़ता है या फिर एक कोई फ्रंट भी खोलता है तो उस फ्रंट पर डट के उसकी सेना जो है या तो जवाब देती है या हारती है या मुकाबला करती है। इसे फिर कैसे देखें? हर जगह पर पीछे से आने की कोशिश कर रहा है। देखो ऐसा है सचिन, पहली बात तो ये है कि चीन और पाकिस्तान एक कायर देश हैं। वो जानते हैं कि युद्ध भूमि में हिंदुस्तान थल सेना और हिंदुस्तान के सेना का वो सामना नहीं कर सकते। दूसरी बात, उसकी जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है कि हिंदुस्तान को किसी तरह से कमजोर बनाते रहो, और कमजोर बनाने के कई तरीके हैं। यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता है, जो डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है उसको एक्सप्लॉइट करता है, यहाँ एमओयू साइन करता है। साउथ एशिया में हिंदुस्तान एक शक्तिशाली और विश्व के स्तर पे हिंदुस्तान एक शक्तिशाली देश न उभरे, इसके लिए प्रयास में लगा रहता है। वो चाहता है कि मैं पूरे साउथ ईस्ट एशिया का मुखिया हूँ, हिंदुस्तान को ऐसी जगह कुछ नहीं मिलनी चाहिए जिससे वो प्रभावशाली रोल अदा करे। तो और इसके लिए वो इन्फॉर्मेशन इज पावर। देखिए हम लोग को मिलिट्री में सिखाया जाता है इन्फॉर्मेशन इज पावर। सूचना जो है वो शक्ति का प्रतीक है। यदि सब सूचना आपके पास होती है तो आप उसका काउंटर डेवलप कर सकते हो। मुझे दुख इस बात का लगता है सचिन कि इस देश में इतने दुश्मन अंदर हमारे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान की सेना तो दुश्मन जो बॉर्डर पे है उसका तो टैकल कर, वो तो दिखाई पड़ता है। जो नहीं दिखाई, यहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर भी दिखाई पड़ता है कि कौन कौन देश के दुश्मन है। लेकिन अभी जो से दिल्ली पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया है, हमको क्लींजिंग करने की जरूरत है सचिन, सफाई करने की जरूरत है। हम सफाई नहीं करेंगे तो सांप आपके घर में यदि सांप है तो आप रात को सो पाओगे क्या? कितने सांप घूम रहे हैं। और हम क्यों नहीं राष्ट्रद्रोह पूरी तरह से 124 BIPC को परिभाषित करते हैं और सख्त कदम उठाते हैं। सर कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा कुछ लोग खड़े हो जाए और कहने लगे वो तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर वो तो सिर्फ अपने कुछ शब्द लिख रहा था। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आपने बिल्कुल ठीक कहा। और यही चीन का इंटेलिजेंस नेटवर्क है कि वो इसी चीज का फायदा उठाता है और अपने मोल्स जो है वो ऐसे भारत के सिस्टम में घुसाता है। और उसके लिए जीरो टॉलरेंस की जरूरत है, क्योंकि चीन एक मोर्चे पर नहीं कई मोर्चे पर, जैसे कि हम दिखा रहे हैं सिक्सरी, वो 6 मोर्चों पर लगातार आने की कोशिश कर रहा है। वही अरुणाचल प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड और लद्दाख के चीन के खिलाफ पराक्रम का विजय पथ तैयार है। अब लद्दाख को साल भर देश से जोड़े रह पाना भी संभव हो जाएगा, क्योंकि रोहतांग पास के नीचे से निकलने वाली टनल के शुरू होते ही लद्दाख तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता भी खुल जाएगा। इसके जरिए सेना के लिए LAC तक आवाजाही आसान हो जाएगी। ये चीन के खिलाफ भारत के पराक्रम का हाईवे है। ये नए भारत का शौर्य मार्ग है। दूरियां मिटेंगी और पराक्रम का झंडा लहराएगा।
नए भारत के सशक्त इरादों ने चीन की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं मनाली से लद्दाख तक जाने वाली उस सड़क की जो 24 घंटे 365 दिन खुली रहेगी। पहाड़ों को काटकर सड़क बनाने का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। साल पहले देखा गया सपना पूरा होने जा रहा है। रोहतांग पास के नीचे से निकलने वाली टनल के शुरू होते ही लद्दाख तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता खुलने जा रहा है। इसको थर्ड एक्सेस बोलते हैं। ये सड़क जो है हमें दारचा हिमाचल से लेह लद्दाख एरिया को जोड़ती है। ये सड़क जो है कारगिल वार के बाद जो है इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन शुरू में इसमें काम जो है थोड़ी धीमी गति से हुआ, लेकिन लास्ट 2 साल में हम लोगों ने यहाँ पे काम को काफ़ी तेज़ी से किया है और करीब 100 किलोमीटर ब्लैक टॉप रोड और 11 ब्रिजेस का निर्माण हमने किया है। टनल बन जाने के बाद ये सिर्फ ऐसी अकेली एक्सेस होगी जो 12 महीने ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। ये इकलौता ऐसा रास्ता होगा जिसके जरिए भारी बर्फबारी में भी लेह और कारगिल का सड़क मार्ग खुला रहेगा। ये सड़क मनाली से हिमाचल के दारचा शिंकुला पास से होते हुए लद्दाख के जांस्कार वैली के जरिए आगे बढ़ेगी। ये जांस्कार रिवर के साथ ट्रैवल करती है, जिनमें स्नोफॉल की जो मात्रा है बहुत ही कम है। इसमें कोई जिग्स नहीं है और नदी के साथ साथ चलती है, जिसके कारण जो है और शॉर्टेस्ट रूट भी है। इसको साल भर के खोलने में हमें आसान है और ये एकमात्र सड़क है जो लद्दाख के लिए साल भर खोलने वाली यही एक सड़क बनने वाली है। ये सड़क सामरिक दृष्टि से हिंद की सेना के लिए अहम साबित होगी। इस सड़क के पूरे होने से बिना किसी जोखिम के सैनिकों की आवाजाही होगी। सेना तक रसद पहुंचाना आसान होगा। इस सड़क को लेह से 100 किलोमीटर दूरी खलसे में लेह श्रीनगर हाईवे से जोड़ा गया है। यानी मनाली से कारगिल जाने के लिए साल भर खुली रहने वाली इस सड़क से दूरी 485 किलोमीटर रह जाएगी, जो पहले 700 किलोमीटर थी। ये दूरी 9 से 10 घंटे में तय हो जाएगी। ये सड़क हर तरह से सुरक्षित है, क्योंकि न तो श्रीनगर लेह राजमार्ग पर करगिल जैसे ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान इसको काट सकता है और न ही रोहतांग दर्रे के रास्ते मनाली से लेह तक आने वाली सड़क जैसे एवलांचेस और भारी बर्फबारी है। अभी तक कारगिल या लेह पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता श्रीनगर से लेह और दूसरा रास्ता मनाली से कारगिल तक पहुंचने का है। दोनों ही रास्ते साल के कुछ ही महीने खुले रहते हैं, बाकी समय ऊंचे दर्रों पर भारी बर्फबारी के कारण बंद रहते हैं। अब इस तीसरे रास्ते के तैयार होने से हिंद के सूरमा 12 महीने सभी सैन्य गतिविधियां चला सकेंगे। लद्दाख को देश से जोड़ने वाला ये तीसरा रास्ता पूरे साल खुला रहेगा। इसमें अवलांच का खतरा ना के बराबर है और लेह से मनाली की दूरी 2 दिन से घटकर 9 से 10 घंटे की रह जाएगी। लद्दाख में बन रही सड़कें सिर्फ एक रास्ता नहीं, मोदी सरकार का कर्म पथ है, जिस पर चलकर वो देश की रक्षा का कर्तव्य निभा रही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.